साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीएड बीएड मसले को लेकर आए हुए फैसले के आधार पर विपक्ष के द्वारा 16 सितंबर को एक रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है और उस रिव्यू पिटीशन को लेकर के हमारे साथियों के बहुत सारे प्रश्न हमारे बीच में आ रहे हैं, जिन प्रश्नों का जवाब मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको पूरा देखिए और अभी अपने सभी साथियों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइए। साथियों, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। रिव्यू पिटीशन क्या है और देरी से रिव्यू पिटीशन गई और देरी से जाने का क्या देरी से रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है। इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन क्या है और रिव्यू और उन 4 सालों की सुनवाई जो माननीय हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुई, क्या नए फैक्ट हो सकते हैं बीएड के विपक्ष के, इस चीज़ पर भी चर्चा होगी। एनसीटी का इसमें क्या रुख है, उस पर भी चर्चा होगी और फाइनली उस बात पर चर्चा होगी जिस चीज़ को लेकर हमारे बीच में इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं। ये कल से पूरे जो ग्रुप हैं और हर जगह इस बात को हमारे साथियों के द्वारा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है, उस सुनवाई पे इस रिव्यू पिटीशन का क्या असर होने जा रहा है और साथ में बीएड के क्या फैक्ट हैं, क्या नौटंकीबाजी है, क्या बहानेबाजी है, उस पर बहुत अच्छे चर्चा होगी। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिव्यू पिटीशन क्या है। संविधान का आर्टिकल 137 सभी को अधिकार देता है इस बात का कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आए हुए किसी भी फैसले को आप एक बार पुनः रिव्यू कर सकते हैं, अर्थात आप पुनः इस बात के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि जो फैसला आया है, इस फैसले पे कोई भी ऐसा फैक्ट, ऐसा बिंदु है जो उनको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है और या कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु जो इतनी लंबी सुनवाई के बाद भी छूट गया और या आ गया है, उस चीज़ को रखा जा सकता है साथियों, और रख करके रिव्यू पिटीशन लगाया जा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में बात करेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन क्या है और कैसे क्यूरेटिव पिटीशन को लगाया जाता है और उस क्यूरेटिव पिटीशन को कौन सुनता है। साथियों, जो रिव्यू पिटीशन इनके द्वारा लगाई गई है 16 तारीख को, सबसे पहले वो तो डिले लगाई गई है और डिले होने के बाद हो सकता है हियरिंग मोशन पे ही रजिस्ट्री होने के बाद उस चीज़ को कैंसिल कर दिया जाए और वो वहाँ तक पहुँचे ही ना जहाँ पे इस बात पे समीक्षा करनी है। और यदि वहाँ से एक्सेप्ट होती है और माननीय जजेस इस बात के लिए एक्सेप्ट करते हैं कि हम इस जो रिव्यू पिटीशन लगाई गई है इसको हम देखेंगे, तो वो सबसे पहले माननीय जजेस के चेंबर पे जाएगी। चेंबर का मतलब साथियों वो कोर्ट रूम नहीं जहाँ पे सुनवाइयाँ होती। चेंबर एक अलग चेंबर होता है जहाँ पे माननीय जजेस बैठते हैं, वहाँ पे उनके सभी रिकॉर्ड फाइल, उनकी सुनवाई से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जाएगी और वही जजेस जिन्होंने इस पूरे मामले को सुना है वो वहाँ पे जाकर के देखेंगे कि रिव्यू पिटीशन जो डाली गई है उस पर क्या फैक्ट है। और आप देख रहे हैं बीएड के नेताओं के द्वारा ही कहा जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन 100% खारिज होने के चांस है, क्योंकि कोई फैक्ट है नहीं। वहाँ पे जाएगी और वहीं चेंबर से खारिज हो जाएगी और 100% खारिज हो जाएगी। एक भी परसेंट, बहुत सारी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इस रिव्यू पिटीशन का एक्सेप्ट होने का एक भी परसेंट चांस नहीं, अर्थात सुनवाई के लिए मामला आएगा ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं अपन क्यूरेटिव पिटीशन की। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है साथियों? क्यूरेटिव पिटीशन एक अंतिम मौका होता है, उपचारात्मक याचिका जिसे बोलते हैं, कि सब कुछ हो गया लेकिन हम एक बार और अपील करना चाहते हैं और उसके लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट 3 सीनियर जजेस जैसे चंद्रचूड़ जी हो गए, अम्बेला त्रिवेदी जी हो गई और बहुत सारे ऐसे जज हैं जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस हैं, उनके पास जाती है। वहाँ जाने के बाद तो वहाँ 3 जज होते हैं सुपर सीनियर और साथ में वो 2 जजेस जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की है, वो फिर से एक बार चेंबर में बैठते हैं और चेंबर में बैठ के उस चीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या फैक्ट है और क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए सुनवाई के लिए कि नहीं। और वहाँ से वो यदि लगता है कि हाँ कुछ इसमें है तो वो एक्सेप्ट होगी, अन्यथा वहाँ से वो फिर से खारिज हो जाएगी। और साथियों, इसमें रिव्यू पिटीशन में एक दंडात्मक प्रक्रिया का प्रावधान है।
यदि कोई व्यक्ति रिव्यू पिटीशन लगाता है और कोई फैक्ट नहीं है, कोर्ट को गुमराह करता है, कोर्ट का समय बर्बाद करता है, तो उसको दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की जाती है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जी के मामले को देख लीजिए, किस तरह से उनको पनिशमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में। अर्थात साथियों, अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। अभी तक तो शालीनता से कोर्ट ने इनको सुना है, अब कोर्ट जो है तो इनको अच्छे से सुनाएगा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का समय बर्बाद करने, उनका मानसिक उत्पीड़न करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। साथ ही आप इस चीज़ को एक कॉमन एग्जाम्पल से समझिए। आप इन्हें एग्ज़ाम दिया है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक हमारे सभी डीएड के साथी पढ़े हैं, हमारे और साथी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। इसके बाद जब हम एग्ज़ाम देते हैं, कॉपी चेक होती है, कॉपी चेक होने के बाद हमारा रिजल्ट आता है और रिजल्ट में हमें ऐसा लगता है कि हमने जितना लिखा उतना हमारे मार्क्स नहीं है। फिर हम एक रिटोटलिंग का अप्लाई करते हैं और रिटोटलिंग उसी टीचर्स के पास जाती है जिन्होंने इस कॉपी को चेक किया है, और वही डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमसे कोई मिस्टेक हुई है क्या, और क्या कुछ ऐसा छूटा हुआ है इन्हें देने लायक है। तो वही एक बिल्कुल सहज प्रक्रिया होती है कि वहाँ जाएगा, और जब ये कोर्ट के मामले पे होता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें बारीकियों से होती हैं, और वहाँ इतनी लंबी सुनवाई। साथियों, आपने देखा हम हाई कोर्ट में 2 साल की सुनवाई चलती है, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1.5 से 2 साल सुनवाई सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसा कौन सा, इसके बाद भी सुनवाई के बाद रिटन सबमिशन होता है साथियों, और इसके बाद ऐसा कौन सा फैक्ट छूट गया इनका जो उन्होंने रखा नहीं। साथियों, इनका एक फैक्ट छूट गया है, वही बच्चों का मानसिक उत्पीड़न करना, कैंडिडेट का, उनका समय खराब करना, माहौल ख़राब करना, वही छूटा हुआ था, और उसी को वो फाइनली एक बार फिर से रखने जा रहे हैं। हालांकि बीच बीच में अपने अपने झूठ के माध्यम से इन चीज़ों को रख चुके हैं, लेकिन उस समय तक तो इनको लगता था कि ये सरकार से प्रेरित निर्णय है। पता नहीं कितने तरह के लोग कमेंट करते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार है, हमारे साथ एमएचआरडी है, हमारे साथ एनसीटी है, और हमें न्याय मिलेगा क्योंकि कोर्ट जो है सरकार के इशारे पे काम करते हैं। किस तरह से इनके कमेंट हैं। इनको तो चाहते तो उस समय हम इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवा सकते थे, इनके पोस्ट से, इनके वीडियोज़ से, इनके जो भी इनके ऑडियोज़ से, लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भी सब बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, वो भी सब लगे हुए हैं, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझ है, अपने आधार पर वो बात करते हैं। इन चीज़ों पे हमें नहीं पढ़ना था, हमें अपने काम पे पढ़ना था, हमें अपने कोर्ट की प्रोसीडिंग पे ध्यान देना था, इसलिए हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मध्य प्रदेश में जो 4 अक्टूबर की सुनवाई है, उस सुनवाई को लेकर इस चीज़ पे क्या असर हो सकता है, इस पर महत्वपूर्ण बात होगी। साथियों, सबसे पहले तो रिव्यू पिटीशन जो लगी हुई है वो एक यथार्थ है कि लगी हुई है। तो रिव्यू पिटीशन जो लगी हुई है वो कोर्ट में माननीय जजेस के चैम्बर पर जाएगी। सबसे पहले तो 4 अक्टूबर से पहले इस रिव्यू याचिका के पूरे समाप्त होने के समय चांस हैं, यदि वहाँ पे इस चीज़ पे वो विचार कर लेंगे और उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ जाएगी, वो उसका क्लियरिंग नहीं होगा कि उसको खारिज किया गया कि एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद जैसे ही हाई कोर्ट पे आएंगे, जजेस के सामने इस बात को रखा जाएगा। किसके द्वारा रखा जाएगा? विपक्ष के लॉयर्स के द्वारा रखा जाएगा। और विपक्ष के लॉयर को ये बात तो पता होगी कि भाई रिव्यू याचिका लग गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन विपक्ष के लॉयर को ये नहीं पता था कि मध्य प्रदेश में जो लोग पार्टी बन रहे हैं, जो नेता यहाँ बीएड के, वो सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा करके चले आए हैं। ये नहीं पता था। एक आपस खुद में एक बहुत बड़ा हास्यास्पद विषय है, पर कोई बात नहीं, रखी जाएगी बात। अब आप इस पर खुद डिसाइड करिएगा साथियों कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि रिव्यू पिटीशन लगने के बाद जो फैसला आया है वो फैसला रुक जाएगा। वो फैसला रुकता कब है साथियों? सबसे पहले रिव्यू पिटीशन जाएगी, रिव्यू पिटीशन पे चैम्बर पे जज डिसाइड करेंगे, और उसके बाद जब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ओपन कोर्ट पे सुनवाई होगी, और ओपन कोर्ट में सुनवाई होने के बाद फिर माननीय जजेस इस बात पे फैसला लेंगे कि हाँ, आप जो फैक्ट रख रहे हैं बिल्कुल वो फैक्ट सही है, और हमने जो फैसला दिया है कहीं ना कहीं किसी मायने में गलत हो गया किसी पॉइंट को लेकर के, इसलिए जो फैसला हमने दिया है इसको तत्काल प्रभाव से हम रोक देते हैं। और जब तक कोई फैसला नहीं रुकता है तब तक वो पूरे देश में उस समय से लेके वो प्रभावी रहेगा, और वो फैसला प्रभावी है। फैसला रुका हुआ नहीं है कि रिव्यू पिटीशन लगने से फैसला रुक गया है, और इस बात पे ही इतनी लंबी डिबेट हो जाएगी हाई कोर्ट में कि प्रोसीडिंग आगे बढ़ जाएगी।
अब बात करते हैं, जैसे ही वो मामले को रखा जाएगा हाई कोर्ट के जजेस के सामने, वो इस बात को सुनेंगे और इसके बाद वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि जो रिव्यू याचिका है उसकी क्या वैल्यू है और जो जजमेंट आया उसकी क्या वैल्यू है। जजमेंट में साफ साफ लिखा है बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, दिन प्रतिदिन हनन हो रहा है। और जब किसी का दिन प्रतिदिन हनन हो रहा है, किसी व्यक्ति को हर रोज़ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यदि कोर्ट की प्रोसीडिंग को बार बार इतना आगे बढ़ाया जाएगा तो उसके अधिकारों का रोज़ जो हनन हो रहा है उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। इसकी भी जिम्मेदारी तो न्यायपालिका की है। यहाँ पे आपको खुद तय करना है साथियों, क्योंकि जब वहाँ पे मामला जाएगा तो वो तो 4 तारीख को जाएगा। हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं कि सिर्फ रिव्यू लगने से प्रोसीडिंग को बढ़ा दिया जाए या प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए यहीं से कि रुक जाओ, आगे जब वहाँ ऐसी चीज़ आ जाएगी तो हम करेंगे। ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस की बात होगी। और जब इतना बड़ा पहलू है कि जजमेंट आ गया है और उस जजमेंट पे चर्चा होना है और फाइनल डिस्पोजल के लिए केस लगा हुआ है, तो उस जजमेंट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। रिव्यू भी बिल्कुल तुच्छ चीज़ें हैं और ख़ासकर इस रिव्यू में तो कोई दम नहीं है, इसको ऐसे ही फेंक दिया जाएगा डस्टबिन में। साथियों, एक तथ्य हम आपके सामने और रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो गया था और जो 595/2023 विपिन द्विवेदी अदर्स की जो याचिका हमारी लगी हुई थी, वो उस याचिका की पहली सुनवाई 16 जनवरी को होती है और 12 जनवरी को ऑर्डर रिजर्व हो गया था। उस पर हमने ये प्रेयर की कि सर ऑर्डर रिजर्व हो गया है, फैसला आना बाकी है, इसलिए इस प्रक्रिया को अब रोक दिया जाए, स्टे दे दिया जाए, क्योंकि उसी समय पे चयन सूची आई थी, आप सबको अच्छे से याद है। उस चयन सूची को इसलिए नहीं रोका जा रहा था क्योंकि कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आया हुआ था और चूँकि भर्ती को प्रक्रियाधीन कर दिया गया, भर्ती को मामले के अधीन कर दिया गया कि जो फैसला आएगा उस पर लागू होगा। किसी भी तरह से जो विभाग की कार्रवाई को नहीं रोका गया, इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया था। अब फाइनल जजमेंट आ गया है और उस फाइनल जजमेंट के आधार पर पूरी फाइनल सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रस्तावित है 4 अक्टूबर को। अब इसी बीच रिव्यू याचिका जाती है। अब वो रिव्यू याचिका से जब तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आएगा या कि जब तक कोई फाइनल आउटपुट नहीं आएगा कि हाँ रिव्यू याचिका एक्सेप्ट हुई और उस पर कोर्ट में सुनवाई होते हुए इस फैसले को 11 अगस्त के फैसले पे विराम लगा दिया गया है, तब तक इस फैसले पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, प्रोसीडिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जो वहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में, उनका सबका कॉमन सेंस बहुत तेज चलता है, इसलिए इस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी उस दिन डिसाइड होगा। आपको साथियों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे पहले जो 4 तारीख की सुनवाई है उस पर तो इस बात पे डिस्कशन होना है कि जो आईए हाई कोर्ट में इंटरवेनर बन के बीएड के द्वारा लगाई गई हैं उन आईओ को रखा जाए या हटा दिया जाए। 99% इस बात के चांसेस हैं कि उनकी आईए खारिज हो जाएगी, अर्थात बीएड के वकीलों को टाटा बाय बाय वहाँ से कह दिया जाएगा, आप जाइए चैम्बर के बाहर बैठिए, हम सरकार से बात करते हैं, क्योंकि वादी हैं डीएड वाले और प्रतिवादी है सरकार, हम उनसे बात कर लेंगे। आपने देखा कि एनसीटी ने इस बात को अच्छे से स्वीकार कर लिया कि जो भी फैसला आया वो हमारे लिए मान्य है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। एनसीटी खुद नहीं जा रही है, एनसीटी खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, ये जा रहे हैं थर्ड पार्टी जा रहे हैं और थर्ड पार्टी की यहाँ पे कोई विशेष वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप एक बार आप हार के आ चुके हो। हाई कोर्ट से हारे, आप सुप्रीम कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद फिर आप रिव्यू पे जा रहे हैं, तो आपका कोई महत्व नहीं है, आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जो इतने दिन अभ्यर्थियों का मानसिक प्रताड़ना गुमराह किए हो उसकी भी पनिशमेंट आपको मिल जाए। तो हमारे सभी साथी मध्य प्रदेश के हों चाहे किसी भी अन्य राज्य के हों, इस बात को पूरा अपने आप में आश्वस्त रहें इस बात को लेकर के कि इस बात से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और यदि असर भी पड़ता भी है किसी भी तरह का तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला है जिससे कि कुछ नुकसान हो सके आपका। तो साथियों, यहीं से वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करिएगा।